अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहरा अहमर में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। यमन की हौसी तहरीक अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। अंसारुल्लाह की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि बहरी कार्रवाई उन जहाजों के खिलाफ की गई जो उनकी वार्निंग्स के बावजूद सफर जारी रखे हुए थे। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी सरकारी खबरसां एजेंसी ने तस्दीक की है कि बहरा अहमर में सफर के दौरान हमले के बाद इनके 2 में से एक टैंकर में आग भड़क उठी। दूसरी तरफ सऊदी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एक सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। ताहम जहाज का तमाम अमला महफूज रहा और किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी तेल बरदार जहाजों पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद मजम्मत की और इन्हें नाकाबिले कबूल करार दिया। उन्होंने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अदा करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सऊदी क़यादत और बरादर अवाम के साथ मजबूती और साबित कदमी से खड़ी है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान ने हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अहमर में जहाजरानी के खिलाफ धमकियों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह कहना था कि सऊदी अरब और तजारती बहरी जहाज़ों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। उनका यह कहना था कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। अरब ममालिक के तंजीम खलीज ताउन कौंसिल ने भी ईरान और यमन के हौसी ग्रुप पर खत्ते की सलामती और आलमी बहरी तजारत को खतरे में डालने का इल्जाम आयद करते हुए आलमी बरादरी से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह कहा है कि हौसी ईरान की प्रॉक्सी हैं। हौसियों ने गुज़िश्ता रात 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जो है वो हमला हुआ तो उसकी सजा ईरान और हौसियों दोनों को दी जाएगी और इसको फाइनल वार्निंग समझा जाए। अमरीकी वजीर खारजा रूबियो ने भी इससे पहले ईरान पर इल्जाम आयद किया कि वो आलमी बहरी जहाजरानी में रुकावटें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि यमन के जो हौसी बहरी जहाजों पर अपने हमलों को बंद कर देंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां तेज करते हुए मुसलसल 12वें रोज भी ईरानी फौजी अहदाफ पर फिजाई हमले किए, जबकि मशरिक वस्ता में मजीद फौजी दस्ते, जंगी साजो सामान और तिब्बी अमले को रवाना कर दिया गया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाखबर जराये के हवाले से यह दावा किया है कि व्हाइट हाउस ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में मजीद तोसी पर गौर कर रहा है, जिसके पेश नजर अमरीका ने मशरिक वस्ता में इजाफी फौजी और जदीद हथियार मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज जो है वो खित्ते में पहुंच चुकी हैं, जबकि मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाका तैयारे भी तैनात कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरानी जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ मुलाकात के शिद्दत से ख्वाह हैं, क्योंकि उन्हें तबाही का सामना है। अमरीका की ईरानियों से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान के शहर नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी भी दी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद बार राब्ता किया है और वो मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीका सिफारतकारी का दरवाजा बंद नहीं करना चाहता, ताहम ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। दूसरी तरफ ईरान ने सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में खबरदार किया है कि अगर अमेरिका बाज ना आए तो मशरिक वस्ता में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी महफूज नहीं रहेंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि खित्ते में हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं करेगा, और अगर हमारी सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। मशरिक वस्ता में इस वक्त जो सूरत हाल है और खासतौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट का जो फैलना है, हौसी बागियों के ये हमले, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो बात होगी। मसूद खालिद साहब पाकिस्तान के साबिक सीनियर सिफारतकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मसूद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद खालिद साहब, सबसे पहले तो जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके ख्याल में ये मामला जो है वो और ये हमले ये फैलते क्यों जा रहे हैं? जी शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, बात ये है कि ये दोनों साइड जो हैं वो इस वक्त टिट फॉर टैट की पॉलिसी जो है वो अपनाए हुए हैं। लेकिन आप अगर गौर करें, डिस्पाइट पोस्चरिंग, और आपने भी अपने इब्तदाई कलमात में ये कहा कि अमेरिका जो है वो रिइंफोर्समेंट्स जो है वो ला रहा है और वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस भी जो है वो भी मोबिलाइज हो रही हैं। तो ये पहले भी हुआ है, पहले भी इस किस्म की पोस्चरिंग हुई है। तो पहले तो ये देखना है कि ये पोस्चरिंग है कि या एक ये लीड कर रही है किसी और यानी कि क्राइसिस को आगे बढ़ाने की तरफ।
तो क्योंकि ये जो अमेरिका का जो इस वक्त एक अप्रोच रही है पिछले 4-5 महीने में ईरान के खिलाफ, ईरान के साथ रादर, वो यही है कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए, कोर्शन, मिलिट्री स्ट्राइक एंड ऑल दैट। लेकिन एक तरफ आप ये देखिए कि कॉन्ड्रम दोनों का ये है कि वो चाह नहीं रहे कि ये मामला जो है आगे बढ़े, चाह ये रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बातचीत की तरफ आए, और लेकिन हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप, ये मसला है। और वो जो एक इशू है ना, यानी कि अगर आप देखें उसको कि एस्केलेशन लेडर उस लेवल पे ये लोग नहीं गए, ये दोनों पार्टी जहां के पहले था 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जब शिद्दत से हमले हो रहे थे, तो कोशिश यही है कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन जब गोलाबारी शुरू हो जाती है और मिसाइल फेंके जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ किस वक्त होंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि और ऐसे मौके पर सिफारतकारी जी, और सालिसों का रोल कितना चैलेंजिंग हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है? मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल हो गया है मेरे ख्याल में। ये एक स्पेकुलेशन थी कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ आए हैं, तो उसके बाद शायद कोई बातचीत जो है वो दोबारा यानी कि रिज्यूम हो, लेकिन कम से कम पिछले 24 घंटे में तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। बल्कि उनके जो मामला थे, यानी कि जो हमारे बायलैटरल हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग वाला, इस किस्म की चीजों पे बातचीत हुई है यहाँ पर ज्यादातर। आई एम श्योर कि कोई ना कोई बैक चैनल से जरूर उनको मैसेजिंग की गई होगी, और पाकिस्तान भी इसमें बहुत किरदार मेरा ख्याल है अदा कर रहा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस दफा पिछली दफा की तरह नहीं है, खामोशी से काम हो रहा है, और मेरे ख्याल दूसरे कंट्रीज जो है वो भी इंटरेस्टेड, जो पार्टीज है वो भी इसमें लगी हुई है। लेकिन काम मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो बयानात जो है वो रोजाना दागे जाते हैं दोनों साइड से, तो उससे जो है इश्ताल जो है वो बढ़ता है। और अगर आप मेरे खिलाफ एक बयान देंगे तो मैं आपके खिलाफ एक बयान दे दूंगा, तो ये सूरत हाल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल बिल्कुल सही चाहते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, क्योंकि देखिए ना, अमेरिका का भी अगर आप देखें तो अमेरिका ने अभी तक कोई भी ऑब्जेक्टिव्स जो है कंक्रीट टर्म्स में ऑब्टेन नहीं किए हैं, हासिल नहीं किए हैं। और ईरान ने जो वो लेवरेज रखी हुई है, जो रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का, उसके ऊपर उसका टाइट कंट्रोल है अभी। और अब हुतीज भी जो है वो मोबिलाइज हो गए, तो सूरत हाल तो खतरनाक है। अब अगर सऊदी अरब भी रिटेलिएट करने लगे और कतर भी रिटेलिएट करने लगे, दोनों कंट्रीज ने बड़ा रेस्ट्रेंट शो किया है मस से, कतर ने भी और ये इसने सऊदी अरब ने, विच इज अ गुड साइन। वो भी ये नहीं चाह रहे कि ये मामला जो है बहुत बड़े। लेकिन मसूद खालिद साहब, हौसियों का इसमें शामिल होना, इसके असरात क्या हो सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर? नहीं, देखिए ना, एक तो ऑयल प्राइसेस जो वो बढ़ रही हैं। अच्छा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ऑयल नहीं जा रहा है, सिर्फ ऑयल ही नहीं है, एलएनजी है, अपना फर्टिलाइजर है, हीलियम है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं रिलीज प्रोडक्ट्स, ये अभी बिल्कुल आप समझिए तकरीबन रुकी हुई हैं। अब अगर बाबल मंदब भी बंद हो जाए और वहां भी हमले होने लगे, जैसे कि आपने भी कहा कि वहां पर शिप्स के ऊपर हमले हुए हैं, तो वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में बड़ी नैरो स्टेट है वो, तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो सऊदी अरब के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा अपनी ऑयल सप्लाई वगैरह को रिज्यूम करना। और वो 1-2 पाइपलाइंस हैं दूसरी साइड पर, लेकिन आई डोंट नो क्योंकि कैपेसिटी होती है ना पाइपलाइंस की, कोई जरूरी तो नहीं कि जो फ्लो यहाँ से चलना था वही उसी पाइपलाइन के जरिए जाएगा, तो लॉजिस्टिकल इश्यूज भी आएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो हुतीज का इन्वॉल्व होना है, ये और यानी कि जो है क्राइसिस को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो राइट। और मसूद खालिद साहब, पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है हौसियों के हमले, और अगर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ आता है पहले से? देखिए, एक तो जो है ना कि जो हमारा जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है, उसके तहत कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन तो होगी ना। अगर सूरत हाल खतरनाक हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होती है, लड़ाई होती है हुतियों के दरमियान और सऊदीज के दरमियान छिड़ जाती है, वो फ्रंट भी जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार किसी न किसी तरीके से तो होगा। और उसमें ये कि हमारा जो ये क्राइसिस को डिफ्यूज करने में जो हम लगे हुए हैं, उसको भी एक सेटबैक मिलेगा ना, उसको भी सेटबैक होगा। तो मेरा मतलब ये है कि ये बेसिकली अगर देखें तो मैं बगैर किसी इल्जाम के मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो बॉल रेस्ट विद प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, वो अगर कॉल करे, देखिए जो मेमोरेंडम साइन हुआ था में भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला जो है वो तय किया जाएगा ईरान, ओमान और लिटोरल स्टेट्स जो हैं गल्फ की,
तो वो बैठ के उसी इशू के ऊपर क्यों नहीं बातचीत शुरू हो सकती? अगर अमेरिका ये कह रहा है, रूबियो साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और साथ धमकियां भी दे रहे हैं, तो जरा धमकियों से अगर रेस्ट्रेन कर लिया जाए और ये कहें कि ठीक है, ईरान, और मेरा ख्याल है ईरान भी रेसिप्रोकेट करेगा अगर ये कहा जाए कि ठीक है हम इस इशू के ऊपर चलेंगे, जब इस वक्त बड़ा क्रूशियल इशू बन गया स्टेट ऑफ होर्मुज का, इसके ऊपर इस्लामाबाद मेमोरेंडम के तहत हम बातचीत करते हैं और हम 15 दिन की या 10 दिन की बिल्कुल सीज फायर करते हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो इससे फिर कोई आगे की तरफ मामला बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये ना हुआ तो सूरत खतरनाक भी हो सकती है। राइट, बहुत शुक्रिया। मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस इशू के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आएंगे, कुछ और खबरें इसी से जुड़ी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और इसमें अब हौसियों के हमले और ये जो मामलात हैं, अभी हमने जो एस्केलेशन देख रहे हैं, क्या वजह है कि मामलात ये जो है वो मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं? इसके असरात क्या होंगे? मशरक़ वस्ता पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा या पड़ सकता है? इस पर बात होगी इस सेगमेंट में। मंसूर जाफर साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है, माहिर अमूर मशरक़ वस्ता, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो हौसियों के हमले ऑयल टैंकर्स के ऊपर हम देख रहे हैं, हौसियों के इस कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त शामिल होने की वजह या इसके मुहर्रिकात आपको क्या नजर आते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जहाँ तक तो इस जंग के एस्केलेशन का एक नए पहलू का ताल्लुक है, जिसमें हुसी जो हैं वो इस वक्त एक पार्टी के तौर पे सामने आए हैं और उनके बारे में ये एक ओपन सीक्रेट है कि दे आर बैक्ड बाय ईरान। इस वक्त ईरान की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि वो इस जंग को महंगा कर सके और ख़ासतौर पे इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ अमेरिका बेयर ना करे, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस जंग के हवाले से एक ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप, हिद्दत और शिद्दत महसूस करे कि जिसके बाद हकीकी मानों में ये एक प्रेशर बिल्ड हो ताकि अमेरिका दोबारा से मुज़ाकरात की बेस पर आ सके और उस मामले को उसी तरीके से टैकल किया जाए जिस तरीके से 14 नुकात की सूरत में इस वक्त। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से आपने देखा कि वहाँ पर अभी रिसेंट जो ब्लॉकेड है उसका एक मुतबादिल ब्लॉकेड अमेरिका ने भी ईरान पर इम्प्लीमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से ईरान यकीनन एक हार्डशिप के अंदर है। लेकिन ये अगर वो नया चैप्टर खोल लेते हैं या खुल जाता है बाबुल मंदब की बंदिश की सूरत में, तो ऐसी सूरत में दुनिया की जो 20% मजीद समुद्री नकलो हमल या तिजारत जो है और खासतौर पर तेल की जो तहसील है वो बड़े पैमाने पर हिट होगी और उसमें कुछ वो ममालिक शामिल हैं कि जो अदरवाइज आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश या उसके क्लोजर की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहे थे। तो एक स्पेक्ट्रम जो है मुतासरीन का वो बड़े पैमाने पर फैल जाएगा और उससे ईरान यकीनन वो फायदे हासिल करना चाहता है। जो आपको याद होगा, ये जो 4 माह की जंग थी उस दौरान यही मामला ईरान ने ये जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का जो कार्ड खेलकर अमेरिका को उनके रिजर्व्स को और उनकी खासतौर पर जो दाखिली पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको एक ऐसे मोड़ पर ले आए थे कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस मुज़ाकरात की बेस पर आना पड़ा और ये मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करना पड़े। अगरचे उसके बाद जो खलीजी ममालिक हैं, खास तौर पर सऊदी अरब, इन नए हमलों के उन पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, इसमें मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा मुतासर हो सकता है वो सऊदी अरब की जो बहरी नकलो हमल है, जो नेविगेशन है, उन्हीं की मुतासर होनी है, क्योंकि उन्होंने जो इस वक्त एक मुतबादिल रूट, बल्कि उससे पाकिस्तान भी मुतासर मुल्कों में शामिल है, भारत उन मुतासरीन में शामिल है, चीन उन मुतासरीन में शामिल है कि जो इस वक्त खासतौर पर जो सऊदी अरब की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जिसके जरिए वो तेल जो है वो यम्बू पोर्ट तक लाते हैं और वहां से फिर बहरा अमर के जरिए इसको पाकिस्तान यानी जो खलीज ऑफ अदन और उसके रास्ते पर पाकिस्तान ये चीज पहुंचती है, या कुछ उनके जो जहाज हैं वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करते हुए यूरोप या दीगर दुनिया के मुल्कों तक जाते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ वो जो मुतबादिल इंतजाम इस वक्त किए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से खासतौर पर अपनी जो तेल की तरसील को सिक्योर करने के वो बड़े पैमाने पर मुतासर होंगे और ये मैं समझता हूँ जैसे कहना ये डबल एज वेपन साबित होगा और इसमें दूसरे मुल्क भी जैसे पाकिस्तान भी शामिल है उसमें जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे मुतबादल के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सिचुएशन, लेकिन आपने देखा कि इसमें सऊदी अरब का रद्दमल तो यकीनन एक वैलिड रीजन है, बनता है। पाकिस्तान ने जो अपना रद्दमल दिया है वो भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग वर्डेड है, बल्कि मल्टीलिंगुअल दिया है, खासतौर पे अरबी जुबान में भी दफ्तर खारजा ने
वो रद्द-ए-अमल पहुंचाया है, ताकि जो फरीक एड्रेस किए गए हैं उनको उनकी जुबान में वो बात समझा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान का स्टेक भी तकरीबन सऊदी अरब जितना ही मौजूद है। अगरचे पाकिस्तान ने माजी में, आपको पता है कि इस कजिए के अंदर 2015 में जब पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था बूट्स ऑन ग्राउंड के तौर पे, तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने वो माजरत कर ली थी। तो ये पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ मौजूद है वहाँ पे। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो जो कहा जाता है ना कि पानी पुलों से सरों से ऊपर जा रहा है, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि इस वक्त अगर ये बंदिश हो जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान पे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। और दूसरा, सऊदी अरब के साथ और गल्फ के ममालिक मंसूर जाफर साहब, जो रेस्ट्रेंट का अभी तक मुजाहरा किया था, अब जबकि इस जंग का दायरा कार फैल रहा है, तो क्या रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ हो सकता है? कि इसमें मैं समझता हूँ कि यानी जो जवाब वाली कैफियत तो शायद अरब ममालिक की तरफ से ना हो, लेकिन जिन पर उनका जोर चलता है या जिनकी समझते हैं कि मिलिट्री माइट को ईरान भी समझता है और उसके आगे घुटने टेकता है किसी हद तक, वो अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं बराह रास्त। क्योंकि आपके इल्म में है कि ये कजिया ईरान का जो है बड़ा तारीखी इनका कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है मुख्तलिफ महाजों के हवाले से। तो उसमें सऊदी अरब को 2-3 बार ऐसे मौके मिले कि वो डायरेक्ट ईरान को इंगेज कर सकता था। खासतौर पे 1995 में जो उनका एक अल-खबर टावर जिसमें 15 अमेरिकी मैरीन्स मारे गए थे, वो एक ऐसा केस था कि जिस पर इल्जाम भी ईरान पर आया था कि ईरान के हामी कुछ लोग थे जिन्होंने वो कार्रवाई की थी। उस वक्त भी जो किंग अब्दुल्ला जो उस वक्त वली अहद थे, उन्होंने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और इस मामले को रफा दफा कर दिया बराह रास्त इंगेजमेंट से। अगरचे जाहिर है जिनके अमरीकियों के वो लोग मारे गए थे तो उन्होंने तो एक अपना रद्द-ए-अमल देना ही था, लेकिन सऊदी अरब बराह रास्त इस मामले, अभी आप रिसेंटली देखिए यूएई के साथ मामला बहुत हद तक बिगड़ गए। लेकिन इस रिसेंट फेज में जो ईरान ने जो हॉरिजॉन्टल अटैक्स में डेस्टिनेशन चुनी है, उसमें इस वक्त यूएई को बड़ा वेवियर मिला है, सऊदी अरब को वेवियर मिला है, क्योंकि यूएई के बारे में जो बात की जाती है कि माजी में उन्होंने जो अंडर द टेबल इनके साथ कोई डील की है, खासतौर पर कुछ पैसे लेने देने के हवाले से, तो वो मामला भी अपनी जगह मौजूद है। वो इस बात को ईरानियों को जब कहा जाता है या उससे सवाल किया जाता है, तो वो फिर इसका बड़ा हंस कर यही जवाब देते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ बड़े मफादात की जो जंग है और उसकी वजह से उसूली मौक़िफ़ ना तो ईरान अडॉप्ट कर रहा है और ना ही अमेरिका तो ज़ाहिर है अपने उस अस्करी कुव्वत के नशे में इस कदर मस्त है कि वो डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स को एक न्यू नॉर्म के तौर पे इस वक्त इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और यहाँ पे जिसके हाथ भी जो चीज है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त ईरानियों के पास जो कुछ है। लेकिन मंसूर जाफर साहब, मेन इश्यू जो है वो अबनाए हुर्मुज़ का है। क्या ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान वहां कोई मिडल ग्राउंड ढूंढा जा सकता है? जी बिल्कुल, उसके लिए इम्कानात मौजूद हैं। खासतौर पे जो ओमान है उसको जिस अंदाज से पूरी दुनिया जो है इस बारे में कायल और माइल कर रही है कि वो कोई ऐसा जॉइंट मैकेनिज्म ईरान के साथ आने वाले दिनों में बना सकते हैं, प्रोवाइडेड ईरान और ओमान जो है वो चाहता है कि इसमें कुछ दीगर फोर्सेस भी शामिल हों, क्योंकि उसे अंदाजा है कि उसका वो बल्क और वो वॉल्यूम नहीं है कि वो ईरान के मुतालबात के सामने ज्यादा देर सस्टेन कर सके या उसके ईरानी एडवेंचर्स को बर्दाश्त कर सके। तो इस हवाले से ईरान ने, मैं समझता हूँ, इस वक्त उजलत का मुजाहरा किया है, क्योंकि ईरान को इस बात का खदशा है कि शायद अमेरिका के जो हमले हैं उससे उसका ये जोग्राफिया या उसकी ये सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल बॉर्डर छीन सकते हैं। जबकि ये एक अटल हकीकत है कि ईरान से ना तो उसका कोई जोग्राफिया अमेरिका छीन सकता है, ना उनसे उनकी इस वक्त टेरिटोरियल बॉर्डर छीन। इस वक्त जरूरत इस अमल किया कि ईरान अपने हिस्से की वो कमिटमेंट जो 60 दिनों के लिए उन्होंने कर रखी है, इसको एक स्मूथ सेलिंग के लिए खोले और अपना इंटरेस्ट रखें कि वो जो उनके पैसे इस वक्त दुनिया में फंसे हुए हैं, जो उनके वागुजार होने हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम में आना है, ताकि कुछ उनके अवाम को भी रिलीफ मिल सके ना। सिर्फ फौजी साहबान जो है या पासदारान इनकलाब जो है, इस वक्त तो कोई इनकलाब भी नहीं है जिसकी वो पासदारी कर रहे हैं, उनको अपने अवाम की पासदारी का इस वक्त सोचना चाहिए और उन्हीं के नतीजे में मैं समझता हूँ। लास्टली अगर आप जो है वो 1 मिनट में, अमेरिका और सऊदी अरब का जो जौहरी मुआहदा है ये कितना सिग्निफिकेंट है इस सारे मामले में, उस पर अगर बात कर सके। देखिए जी, अमेरिका ने बड़ा टैक्टफुली इस चीज को इस वक्त हैमर किया है और खासतौर पे अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके जो कंडीशनैलिटीज दी हैं कि अगर तो ये उस जो उनकी जो एक बैंड वैगन जो उन्होंने यहाँ से शुरू कर रखी थी, खासतौर पे अब्राहम अकॉर्ड की, सऊदी अरब अगर उसको ज्वाइन करेगा तो तब जाके ये माहिदा जो है साइन होगा। और दूसरा, अभी तो इसके बारे में बड़े इंसिडेंट बट आगे वाले दिनों में है, कांग्रेस की मंजूरी देती है, अभी तो बीबी ने चीखे चिल्लाना है। तो सऊदी अरब को इस वक्त मैं समझता हूँ उन्होंने एक बार फिर बेदस्तोबा करने की कोशिश की है और सऊदी अरब को इससे
मैं समझता हूँ चाल को बखूबी समझना चाहिए और इसके रिपरकशंस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज के बारे में इस वक्त उन्होंने अपना एक उसूली मौक़िफ़ हैमर किया है कि जब तक फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती 67 की हदूद में मकबूजा बैतुल मक़दस के दारुल हुकूमत के साथ, उस वक्त तक इसराइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब सऊदी अरब को फैसला करना है कि इस फैसले में वापस। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब। राइट जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, मंसूर जाफर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने 17 जुलाई 2026 से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का नया निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया, जिसके तहत कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर किया जाने लगा। लेकिन नए निज़ाम के आगाज के बाद ज्यादातर दिनों में कीमतों में इजाफा ही देखने में आ रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ एक मरतबा कुछ कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर 17 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में 4 मरतबा इजाफा और 1 मरतबा मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इस अरसे में पेट्रोल की मजमूई कीमत 16 रुपए 41 पैसे फी लीटर बढ़ चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में इसी अरसे के दौरान 4 मरतबा मुसलसल इजाफा हुआ, किसी भी दिन कमी रिकॉर्ड नहीं की गई और मजमूई तौर पर डीजल जो है वो 51 रुपए 74 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। 17 जुलाई 2026 को नए निजाम से पहले पेट्रोल 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर था, जबकि हाई स्पीड डीजल 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर था। इसके बाद 18 जुलाई को रोजाना कीमतों के निजाम के तहत पहली नजरसानी में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ और नई कीमत जो थी वो 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। उसी रोज हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर का नुमाया इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। 20 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर मामूली कमी की गई, लेकिन दूसरी तरफ हाई स्पीड जो डीजल था उसकी कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया और उसकी नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। 22 जुलाई को हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। अब मुसलसल इजाफों की वजह से ये सारे मामला जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्ट के किरायों से, अशियाए ज़रूरत की कीमतों से, मजमूई महंगाई पर भी इसका जो है वो असर पड़ता है। ये जो अब निज़ाम है, अब इसके असरात पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने जो है वो हड़ताल की कॉल भी दी थी, जिसके बाद कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी तौर पर यह भी जो है वो हड़ताल देखी गई। लेकिन इस नए सिस्टम के असरात क्या हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट मेहताब हैदर साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहताब हैदर साहब, ये जो नया सिस्टम गवर्नमेंट लेकर आई है, क्या इसकी लॉजिक है और क्या ऐसा तो नहीं जो एक इंप्रेशन बन रहा है कि रोजाना कीमतें और या कीमतें बढ़ाने का जो तौक है वो हुकूमत ने अपने गले से उतारा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर देखें, हुकूमत कोशिश तो ये कर रही है कि एक मैकेनिज्म इस तरह का इवॉल्व किया जाए कि जिसमें रोजाना की बुनियाद पे जो कीमतें हैं उनका तयन किया जाए और उनको पास ऑन कर दिया जाए। लेकिन देखना यह है कि ये कितना फिजिबल है और किस तरह से मुमकिन है। अभी जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत ने बनाया है उसके तहत ये है कि जो रेगुलेटर है, और देखें एक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो अलग बात है, इन्होंने एक्टिंग चार्ज एक ब्यूरोक्रेट को दिया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर जो रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट है ये उसकी रूह के खिलाफ है। चले अभी उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये जो मौजूदा मैकेनिज्म है ये कितना इम्प्लीमेंटेबल है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें एक बंदा ट्रांसपोर्ट का फेयर तय करना चाहता है कराची या लाहौर से, उसने इस्लामाबाद में सामान मंगवाना है। तो अगर आप रोजाना की बुनियाद पे अपनी प्राइसेस को चेंज करेंगे तो मुझे ये बताएं कि वो जो ट्रांसपोर्टर उसकी वो फेयर है वो किस तरह से तय करेगा। अच्छा, अगर बुनियादी तौर पे कीमत बढ़ रही है तो ये जो पेट्रोल और फ्यूल पंप ओनर्स हैं इनको शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो बंदा रोजाना की बुनियाद पे मोटरसाइकिल सवार या रिक्शा ड्राइवर या छोटी गाड़ी वाला अपने पेट्रोल दिलवाएगा तो वो किस तरह से उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये इंतहाई इन्फ्लेशनरी होगा। और ये आपने देखा है कि पिछले सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जितनी प्राइसेस बढ़ी हैं बोथ पेट्रोल एंड डीजल,
तो अब अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वो पहले ही डबल डिजिट के अंदर जा चुकी है, तो इसके नतीजे में कितने उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे। इसलिए हुकूमत ये कह रही है कि उसने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू किया है और इसको रिव्यू करेगी 15 दिन के अंदर। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेहताब साहब हुकूमत अब ये कहती है कि हमने अपर कैप रखी है ताकि जो कंज्यूमर एंड जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो क्या ये इफेक्टिव है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर है, हुकूमत किसी तरह का फिस्कल डोल आउट नहीं दे सकती। यहां तक मैं मानता हूं ये बात ठीक भी है, लेकिन आप कम से कम मैकेनिज्म तो इस तरह का बनाएं कि जो ट्रांसपेरेंट हो और इंप्लीमेंट भी हो सकता हो। अगर आपका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है लेकिन वो इंप्लीमेंट होने के काबिल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, हुकूमत एक और काम क्यों नहीं करती जी? हुकूमत इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट कर दे, डीरेगुलेट करे ताकि ना किसी किस्म की इंटरवेंशन हो, और जिसने जिस प्राइस पे बेचनी है मुख्तलिफ कंपनीज ने वो अपने कंपिटेटिव एनवायरनमेंट को सामने रखें, और जिसने जहां से खरीदनी है वो उस तरह से खरीदता रहे। अब बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हुकूमत पूरी तरह से ना तो इसको डीरेगुलेट करती है और ना मुकम्मल इंटरवेंशन खत्म करती है। दैट इज व्हाई इट्स प्रॉब्लमैटिक। ठीक है। अच्छा, लेकिन अमेरिका जैसे ममालिक जहां पर ये सिस्टम काम कर रहा है उनमें और फिर पाकिस्तान का जो सिस्टम है जहां पर ये मुश्किलात आ रही हैं, बुनियादी फर्क क्या है? वहां पर क्यों काम कर रहा है और यहां पर मुश्किलात क्यों है? देखिए, वहां पर एक तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि उनकी इतनी डिपेंडेंस है, लेकिन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है ना उनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, जिन ममालिक में उन्होंने अपनी प्राइसेस को डिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारा कम से कम 90 to 98, 99% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और इंपोर्ट डिपेंडेंट होने की वजह से हमारा प्राइस फ्लक्चुएशन जो है उसका मैकेनिज्म वाजे करने में, देखिए पाकिस्तान में अगर आप हफ्ते में एक दफा या दो दफा प्राइसेस को चेंज करें तो ये इंप्लीमेंटेबल है, लेकिन अगर आप रोजाना की बुनियाद पे करेंगे तो ये रोजाना की बुनियाद पे आपको फ्यूल स्टेशन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के झगड़े होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। निजाम वही अच्छा होता है अगर वो बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो लेकिन इंप्लीमेंट ना हो सकता हो, प्रैक्टिकली उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो, तो उससे हुकूमत को वैसे ही डिस्टेंस इख्तियार कर लेना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हुकूमत बातें जरूर कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो जो फ्यूल स्टेशन के लोग हैं उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने कर ली है, उसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको ये रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगला सवाल उसी हवाले से था, वहां पर जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले हैं उनसे क्या बात हुई है, और अभी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहां पर वो पैसे बढ़ाने का कह रहे हैं, तो हुकूमत क्या वहां पर भी जो है वो उनको भी अकोमोडेट कर सकती है? देखिए, जो कल उनके मुज़ाकरात हुए पेट्रोलियम मिनिस्टर और हामिद याकूब साहब जो कि सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम डिवीजन के, उनके साथ जो बातचीत उनकी हुई है उसमें दो ग्रुप सामने आए। एक ग्रुप ने कहा कि हम ये हड़ताल जो है वो हुकूमत के कहने पे इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। उन्हीं का दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है कि नहीं, हम जुज़वी हड़ताल करेंगे, और कुछ शहरों में इस तरह की इतलात आई भी हैं कि जहां पे फ्यूल स्टेशंस पे लोगों को पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रही। तो मैं ये कहता कि एक तो उनको डिवाइड करने में कामयाब हुई है, लेकिन उनके भी मुतालबात अगर आप देखें तो उसमें वो जो अपने प्रॉफिट मार्जिन हैं और कमीशन मार्जिन हैं उनको वो 25 रुपए पर लीटर जो कि अभी 8 रुपए 64 पैसे हैं वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इस टाइम अगर उसका इफेक्ट रिटेल प्राइस के ऊपर आएगा तो वो मैं समझता हूं हुकूमत को सोच समझ के करना चाहिए। हुकूमत ने ये कमिटमेंट की है उनके साथ कि वो एक समरी जो है वो कैबिनेट के पास लेकर जाएंगे। अब देखना ये है कि 2 हफ्तों के दौरान किस तरह की समरी बनती है और कैबिनेट जो है वो उसके बारे में अल्टीमेटली क्या फैसला करती है। लेकिन हर वो चीज जिसके नतीजे में रिटेल प्राइस के ऊपर फर्क आए
उस पे मैं समझता हूं कि हुकूमत को एक तरफ तो रोजाना की बुनियाद पे या वीकली बुनियाद पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो लोगों पे जितना बोझ कम डाला जाए उतना बेहतर है। पाकिस्तान के लोग पहले ही इन्फ्लेशन के प्रेशर के नीचे दबे हुए हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे ये जो नया पेट्रोलियम प्राइसेस का सिस्टम है उस पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत में काकरोच जनता पार्टी मोदी हुकूमत के लिए मुसलसल परेशानियां पैदा कर रही है। नई दिल्ली में नौजवानों का एहतजाज और धरना जो है वो जारी है, जबकि तलबा, वालिदैन और समाजी कारकुनों ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च भी किया। हजारों तलबा इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के मामले पर यह एहतजाज कर रहे हैं और वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली में हुकूमत ने मरकजी इलाकों खुसूसन जंतर मंतर के इतराफ मोबाइल डेटा सर्विसेज मुअत्तल करने की हिदायत भी जारी की। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया बहरान के हल के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का ऐलान तो किया है, लेकिन तलबा तंजीमें और अपोजिशन जमातें इन इक़दाम को नाकाफी करार दे रही हैं। तर्जमान CJP ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 1.5 माह बाद नोटिस लेने को नाकाफी करार देते हुए वजीर तालीम के मुस्ताफी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। काकरोच जनता पार्टी के जो बानी सदर हैं उन्होंने भी कहा है कि एहतजाज को बदनाम करने के लिए बाहर से BJP के अफराद भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 माह से जारी धरने के दौरान ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। एहतजाज के जोर पकड़ते ही पथराव करवा कर तहरीक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। पुलिस एहतजाजी मकामात के करीब पत्थर भरे जो है वो ट्रक लाती है, BJP के गुंडे आते हैं और पथराव भी जो है वो करते हैं। साथ ही भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का भी पार्लियामान के बाहर तीसरे रोज एहतजाज जो है वो जारी रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दीगर कांग्रेसी रहनुमा भी इस एहतजाज के अंदर जो है वो शरीक हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।